नमस्कार दोस्तों। आज अपन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पीडीई आंशिक अवकल समीकरण के हल के प्रकार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर आपके आता है पूर्ण समाकलन। ठीक है, पूर्ण समाकलन कैसे निकालेंगे? पूर्ण समाकल है ना, पूर्ण समाकल बराबर जिसको बोलते हैं कंप्लीट इंटीग्रल CI। ठीक है, पूर्ण समाकल बराबर क्या होगा आपके विशेष समाकलन, विशेष समाकलन प्लस व्यापक समाकल, व्यापक समाकल। ठीक है, व्यापक समाकल। तो आंशिक अवकल समीकरण के हल क्या होंगे? पूर्ण समाकल बराबर विशेष समाकलन प्लस व्यापक समाकल। तो पूर्ण समाकलन के क्या बोलते हैं? कंप्लीट सॉल्यूशन CI है ना, शॉर्ट में अपन CI से लिखेंगे। CI कैसे प्राप्त करेंगे अपन? PI प्लस GI। PI मतलब हो गया आपके पार्टिकुलर इंटीग्रल प्लस व्यापक समाकलन मतलब जनरल इंटीग्रल GI। ठीक है, ये इस तरीके से अपन क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। जब आपने को क्या निकालना होगा? पूर्ण समाकल निकालना होगा। मतलब आपको इक्वेशन दे रखी होगी, समीकरण दे रखी होगी, उसको हल करके अपन उसका पूर्ण समाकल निकालेंगे। मतलब इसका समाकलन करके उसका हल अपन प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो प्राप्त करने के तरीका क्या है? विशेष समाकलन प्लस व्यापक समाकलन, दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? आपके CI आ जाएगा। इसमें इसको हल करने का एक तरीका ये है कि इसके अंदर अपन लाग्रांज विधि है ना, इसमें अपन यूज कर सकते हैं लाग्रांज विधि है ना, लाग्रांज विधि। लाग्रांज विधि क्या है ना, इसका मैं पूरा बता देता हूँ। लाग्रांज मेथड, लाग्रांज मेथड। ठीक है, इसका यूज़ कैसे करें? देखो ये किस टाइप से अपन इसको पहले बनाएंगे, जो इक्वेशन दे रखी है उसको किस टाइप से अपन सेट करेंगे कि लाग्रांज मेथड अपन उसमें अप्लाई कर पाएँ। तो उसको उसके लिए होगा आपके कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल टू R। ठीक है, यहाँ पे क्या है? जहाँ देखो स्मॉल p और स्मॉल q तो आप जानते ही हो क्या है इसमें। ठीक है, स्मॉल p क्या है? डेल बाई डेल एक्स और डेल बाई डेल वाई। ठीक है, और पी क्यू क्या है? यहाँ पे जो भी इसके मल्टीप्लाई में होगा वो पी क्यू ले लेंगे और उसको सोल्व करें। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? डी एक्स अपॉन पी, कैपिटल पी है ना, डी वाई अपॉन, ये सबसे देखो पॉपुलर मेथड है और सबसे ज़्यादा काम आता है, डेल वाई अपॉन डेल क्यू और डेल डी जेड अपॉन आर। ठीक, ये इसका क्या हो गया? एक तरीके से हल हो गया है ना। क्या हो गया? इसका हल हो गया। ये इक्वेशन होगी, इसका हल ये होगा। इसका हल अपन प्राप्त करें, पहला दूसरा या पहला तीसरा लेके अपन इसका क्या निकालेंगे? सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, इसका यही अभी मैं क्वेश्चन करेंगे ना तो उससे क्लियर हो जाएगा। देखो एक एग्जांपल देखते हैं इसमें, एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, तो लिखा हुआ क्या है? सोल्व, हल कीजिए, ऐसा आएगा क्वेश्चन। ठीक है, वहाँ पे आपको कुछ भी हिंट वगैरह लाग्रांज लगाना है, क्या लगाना है, ये वो यहाँ पे नहीं देगा आपको। सिर्फ लिखा हुआ आएगा सॉल्व और आएगा YZ P प्लस ZX Q इक्वल टू XY। देखो इससे आपको क्या है? क्लियर हो जाएगा। ये जो मेथड है मैं इससे क्लियर करना चाह रहा हूँ। अब देखो, अब अपन इसमें कौन सा मेथड लगा रहे हैं? लाग्रांज मेथड लगा रहे हैं। ठीक है, देखो ये उसी फॉर्म का आ गया, ये है ना, तो तुलना कर सकते हैं अपन। पी पी प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल टू R, ये मेथड यहाँ पे अपन अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे तुलना कर लो, कंपेयर कर लो है ना। तुलना करने पर कैपिटल P क्या प्राप्त हो रहा है आपको? कैपिटल P क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ पे? YZ है ना, और कैपिटल Q क्या प्राप्त हो रहा है? ZX
और कैपिटल आर क्या प्राप्त हो रहा है, एक्स वाई। ठीक है, ये आपके क्या हुआ, पी क्यू आर आ गए। तो यहाँ पे अपन रख देते हैं इसके सॉल्यूशन में, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे और इसको बोलते क्या है, एक्सिलरी इक्वेशन, है ना। इसको क्या बोलते हैं, ये जो डी एक्स अपॉन पी डी वाई अपॉन क्यू और डी जेड अपॉन आर जो निकाला है अपन ने, इसको क्या बोलते हैं अपन, एक्सिलरी इक्वेशन, है ना, इक्वेशन। ठीक है, इसको ए से शॉर्ट में लिखते हैं, किससे लिखते हैं, ये क्या है, ए ई है, क्या है, ए ई। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, या यूँ भी लिख सकते हैं, लाग्रांज सहायक समीकरण भी बोलते हैं इसको, है ना, एक्सिलरी इक्वेशन। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे लाग्रांज, यूज़ कर रहे हैं इसलिए अपन बार बार नहीं लिखेंगे, ये अभी स्टार्टिंग इसलिए लिख रहा हूँ, लाग्रांज सहायक समीकरण ई। ठीक है, इसका यूज़ कर रहे हैं अपन। क्या है, देखो ये इसका सॉल्यूशन, ये इक्वेशन है, इसका हल जो है ये है, ये प्राप्त होगा। तो क्या है, डी एक्स अपॉन कैपिटल पी क्या निकाला अपन ने, वाई जेड इक्वल टू डी वाई अपॉन जेड एक्स, है ना, ये क्यू की वैल्यू है, और डी जेड अपॉन आर की वैल्यू क्या है, एक्स वाई। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अपन ने क्या किया, लाग्रांज मेथड देखा, इस टाइप से इक्वेशन होगी, उसमें अपन लाग्रांज मेथड का यूज़ करेंगे, पी पी क्यू क्यू और आर के फॉर्म में होगा। फिर यहाँ पे क्या, डी एक्स अपॉन पी डी वाई अपॉन क्यू और इक्वल टू में डी जेड अपॉन आर, इन तीनों को इक्वल रख के जो एक्सिलरी इक्वेशन आएंगी, लाग्रांज सहायक समीकरण बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में ए ही बोलेंगे। बस यहाँ से कंपेयर कर लेंगे, पी की वैल्यू हो गई, ये क्यू की वैल्यू हो गई, ये आर की वैल्यू हो गई, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन है ये हल है, इसमें डायरेक्ट अपन क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करने के बाद देखो, अब दो दो लेके कर सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड लेने पे हो रहा है क्या, क्योंकि देखो इसमें जेड जेड कैंसिल हो जाएगा, वाई इधर चला जाए, एक्स इधर चला जाए, इसका मतलब फर्स्ट सेकेंड से हो रहा है। प्रथम व द्वितीय पदों से, है ना, प्रथम व द्वितीय पदों से। तो पहला और दूसरा पद ले लीजिए साथ में, क्या आ जाएगा यहाँ पे, डेल एक्स अपॉन वाई जेड इक्वल टू डेल वाई अपॉन जेड एक्स। ठीक है, क्या बनेगा, z से z कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे z से z कैंसिल हो जाएगा, x इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, x डी एक्स इक्वल टू वाई डी वाई। अब देखिए वही 12th क्लास में भी करते थे अपन इसमें, है ना, कि डिफरेंशियल इक्वेशन दे रही है, उसका सॉल्यूशन निकालना है, वही चीज़ें यहाँ पे भी कर रहे हैं अपन। तो क्या करेंगे, ये डी वाई कैसे हटेगा, तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, समाकलन। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, समाकलन, दोनों पक्षों में समाकलन। तो दोनों पक्षों में समाकलन, इंटीग्रेशन कर दीजिए दोनों तरफ, x डी एक्स इक्वल टू वाई डी वाई। तो ये क्या हो जाएगा आपके एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन तो आता ही होगा, सिंपल सा, एक्स स्क्वायर बाई 2 वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू, सॉरी प्लस में, इसके साथ में प्लस में सी आएगा, तो इसको क्या कर देते हैं, C1/2। सर 2 अपॉन में क्यों लिखा, कॉन्स्टेंट उसी टाइप से लेंगे अपन जिस टाइप से फंक्शन आ रहा है, मतलब जो अपने इक्वेशन आ रही है। ठीक है, तो ये 2 सारे कैंसिल हो जाएंगे इसमें, एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू वाई स्क्वायर 1/2 कॉमन निकालो, वाई स्क्वायर प्लस C1। 2 से 2 क्या हो जाएगा आपके, कैंसिल हो जाएगा, इसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या इक्वेशन बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू C1। ठीक है, ये इसका एक सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब दूसरा और निकालना है, कैसे निकालेंगे, इसी में यूज़ करो, इसी में देखो फर्स्ट, और अगर मैं कोई से भी ले सकते हो आप, ये दोनों लेके भी कर सकते हैं, और ये दोनों लेके भी, ये दोनों लेंगे तो देखो इसमें z आ रहा है, y कैंसिल हो जाएगा, हाँ ये भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ये दोनों से भी हो रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, द्वितीय
व तृतीय। फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, सॉरी सेकेंड एंड थर्ड टर्म लेके इसको क्या कर रहे हैं अपन, सोल्व कर रहे हैं। तो ये दोनों टर्म ले लीजिए, डी वाई अपॉन जेड एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स वाई। एक्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, फिर वाई है तो वाई डी वाई इक्वल टू जेड डी जेड। इंटीग्रेशन बोथ दी साइड, है ना, दोनों पक्षों में समाकलन ले लीजिए। क्या आ जाएगा, दोनों तरफ समाकलन ले लेंगे तो वाई स्क्वायर बाई टू इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई टू प्लस सी टू बाई टू, है ना। कांस्टेंट हमेशा उसी फॉर्म में लेंगे जिस फॉर्म में आपके बाकी आ रहे हैं। जैसे अगर लोग में आ रहे हैं तो लोग सी टू कर देंगे इसको, और ई की पावर में आ रहे हैं सारे तो इसको ई की पावर सी टू कर देंगे। टू टू कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी टू। आप इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है, पहला दूसरा भी ले सकते हैं, पहला तीसरा भी ले सकते हैं, ठीक है। ये आपके क्या हो गया, स्वच्छ फलन आ जाएगा। अब फलन में कैसे लिखेंगे इसको, अभिष्ट सामान्य हल, है ना। अगर सामान्य हल कैसे लिखेंगे इसको, अभिष्ट सामान्य हल, कैसे लिखेंगे इसको, फंक्शन में ले लो, और ये दोनों कॉन्स्टेंट हटाने, यहाँ पे कॉन्स्टेंट नहीं लेने, तो ये पहला आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। ये आपके आंसर, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर सर इसमें तो हमारे ये आ रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ एक्स और ये ले लोगे दोनों तो आपके एक्स और जेड में आ जाएगा, है ना। और चाहो तो इन दोनों को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। तो ये आपका आ जाएगा एफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। ये आपके आंसर हो गया। एग्जाम्पल नंबर टू क्या दे रखा है, सोल्व करना है। वापस वही क्वेश्चन है, y प्लस जेड। क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें लाग्रांज लगानी है। स्मॉल p है प्लस z प्लस एक्स क्यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन हो गया। देखिए अब इसको सोल्व करते हैं अपन, लाग्रांज लगाते हैं। ये उसी फॉर्म का है, किस फॉर्म का है ये पी प्लस क्यू इक्वल टू आर वाली फॉर्म में है। तुलना कर लो, है ना, कंपेयर कर लेते हैं। तुलना करने पर तो इन दोनों की तुलना कर लीजिए, तो कैपिटल P क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, y प्लस जेड, कैपिटल Q क्या प्राप्त हो जाएगा, z प्लस एक्स, और कैपिटल R क्या प्राप्त हो जाएगा आपके x प्लस वाई। ये निकालने के बाद आधा काम हो गया अपने। अब किस में रखना है, इसके सॉल्यूशन में रखना है, मतलब कौन सी, सहायक समीकरण, ठीक है। सहायक समीकरण एक्सिलरी इक्वेशन है, कौन सी है, ए लिख दो, इसको शॉर्ट में लिखना चाहो तो कौन सी थी, डी एक्स अपॉन पी डी वाई अपॉन क्यू डी जेड अपॉन आर। वैल्यू पुट कर दीजिए इसके अंदर, तो क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन पी हो गया वाई प्लस जेड इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू जेड प्लस एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन आर हो गया आपके एक्स प्लस वाई। अब यहाँ से आपको दिमाग लगाना है इसके अंदर कि किन दो को लेके अपन सोल्व कर पा रहे हैं, है ना। अब देखो, अगर मैं इन दोनों को ले लेता हूँ तो यहाँ पे उसमें तो क्या था कि मल्टीप्लाई में था, तो उसको अपन आसानी से सोल्व कर पा रहे थे। लेकिन ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये है प्लस में, तो प्लस में आप कैंसिल कर नहीं पाओगे क्योंकि इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया इधर भी कर दिया तो हो नहीं पाएगा। तो इसलिए अपन क्या करें, इसमें देखो, इसमें आपको लगाना इसमें देखो एक चीज़ है, अपोन में कुछ भी हो, आप चाहो तो इसमें प्लस कर सकते हो, चाहो तो इंटू कर सकते हो, तीनों को प्लस कर सकते हो, वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए मैं आपको बोले इधर में एग्जांपल देके बता सकता हूँ। 1/2 है इक्वल टू 1/2 है इक्वल टू 1,
इक्वल का मतलब यही है कि तीनों इक्वल ही है टर्म। अब चाहो तो आप 1/2 में प्लस 1/2 जोड़ लो, ठीक है, और इधर भी 1/2 में 1/2 प्लस कर दो तो भी इक्वल ही रहेगा, बीच में माइनस कर दिया तो भी इक्वल ही रहेगा। तो हमेशा ये टर्म्स क्या होगी आपके, इक्वल ही आएंगे। तो अपने को देखो इसमें z को क्या करना है, एलिमिनेट करना है ना। तो ऊपर ऊपर वाली टर्म को प्लस कर लो, है ना, इसमें इसका मतलब ही यही है। और नीचे नीचे वाली को प्लस कर लो तो भी सेम आंसर आएगा। कैसे, जैसे 1 + 1 और 2 + 2 इक्वल टू, आप चाहो तो इसको भी आप अलग से प्लस कर लो दोनों का तो भी वैल्यू सेम ही आएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1 अपॉन 2 + 2। तो देखो यहाँ पे 2/4 2/4 1/2 1/2 इक्वल ही रहेगा, वैल्यू कम हमेशा चेंज नहीं होगी, ठीक है, इसका ध्यान रखें। ये तो यहाँ पे वही कंडीशन कर रहे हैं अपन। तो अपन चाह रहे हैं कि जेड को हटाना है, तो जेड को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे इसको घटाना पड़ेगा। इसका मतलब मैं ये कर रहा हूँ dx - dy अपॉन, तो इन दोनों को भी क्या करूँगा, घटाना पड़ेगा, y + z -z - x, ठीक है, इक्वल टू। अब इसमें x आ रहा है, इसमें x आ रहा है, x को एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ, हटाना चाह रहा हूँ, तो क्या करूँगा, dy - dz अपॉन z + x - y, दोनों को माइनस कर दिया। अब देखो दो कंडीशन तो ये बन गई, तीसरी कंडीशन एक और बना लेते हैं। चाहो तो आप इन सबको प्लस कर लो। देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। और ये ऐसा दिमाग क्यों कैसे चलेगा कि सर ऐसे ही करना है, आप और भी तरीका हो तो वो भी लगा सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी पता चल जाएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन। अब तीनों को प्लस कर लूँ मैं तो क्या बनेगा, देखो 2x बनेगा, 2y बनेगा और 2z बनेगा। देखो ऊपर अगर प्लस कर देता हूँ तो dx dy और dz तीन टर्म आ जाएगी, तो उससे अपने को सॉल्यूशन करने में आसानी रहेगी। तो 2 कॉमन आ जाएगा, x + y + z, ठीक है, ये आ गया। अब इसको मैं z से z कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, dx अपॉन y - x इक्वल टू, ओ माइनस dy भी आएगा, है ना, पूरा आएगा, इक्वल टू dy - dz अपॉन z - y इक्वल टू dx + dy + dz अपॉन 2x + y + z, ठीक है। अब आप सोल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, dx - dy आ रहा है, यहाँ पे y - x आ रहा है। तो चाहो तो आप इसमें से माइनस कॉमन भी निकाल सकते हो, माइनस कॉमन निकाल लो। तो dx - dy, क्योंकि इसको t मानूंगा तो ऊपर इसका क्या मिल रहा है अपने को, इसका डिफरेंशिएशन मिल रहा है। इसको t मानेंगे और ये dt बन जाएगा, इसको t मानेंगे ये dt बन जाएगा। ऐसा बनना चाहिए अपने, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, या प्रथम दो को भी ले सकते हैं, तो -x - y, ठीक है। फिर इसमें y - z है, यहाँ z - y है, तो क्या करें, dy - dz अपॉन में क्या कर लें, माइनस कॉमन निकाल लें, y - z, है ना। इसको t मानेंगे dt बन रहा है, इसलिए मैंने इसको माइनस कॉमन निकाला। इधर तो देखो x + y + z को मैं t मानूंगा तो ऊपर इसका क्या बेटा हुआ है, अवकलन बेटा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन बेटा हुआ है ना। जैसे इसको t मानेंगे इसका अवकलन ऊपर मिल जाएगा, dx dy + dz। सर आपने तो बताया तो समाकलन करना, तो समाकलन करने के लिए ही है ना, प्रतिस्थापन विधि से अपन समाकलन के लिए ही बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं अवकलन करना है इसमें, ठीक है। अब देखो कोई से भी दो ले लो, प्रथम दो, फर्स्ट व सेकंड पदों से, है ना, शॉर्ट में लिख दे, पहला और दूसरा पद साथ में ले लो तो उससे हो जाएगा। तो माइनस तो बाहर ले लो, इंटीग्रेशन का साइन, dx माइनस फर्स्ट व सेकंड पदों से या से समाकलन, है ना, समाकलन करने पर, ठीक है। समाकलन साथ में लिख दिया सारा, तो समाकलन भी साथ का साथ ले लिया मैंने, अपॉन में x - y इक्वल टू, माइनस बाहर हो जाएगा, dy - dz अपॉन y - z। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए,
तो डायरेक्ट बता सकते हो, अगर डायरेक्ट नहीं करना चाहो तो इसको क्या मान लो, टी एक्स माइनस वाई को मान लो T1 मान लो, और ये हो जाएगा आपके y माइनस जेड को मान लो T2, ठीक है, T1 और ये T2 मान लिया। तो ये हो गया dx माइनस dy इक्वल टू dt1, dy माइनस dz इक्वल टू dt2, है ना। ये अलग अलग है इसलिए अलग अलग मान लिया। बाकी चाहो तो डायरेक्टली log x माइनस वाई और log x y माइनस जेड भी लिख सकते हो, लेकिन ये कैसा है वो बता रहा हूँ आपको पूरा। तो ये ऊपर तो आ गया dt1 अपॉन t1 इक्वल टू dt2 अपॉन t2। तो समाकलन कीजिए इसका, ये t1 के सापेक्ष तो क्या होगा log t1 इक्वल टू log, बाद में मैं डायरेक्ट ही करूँगा, अभी पूरा बता रहा हूँ, log में है दोनों, फिर प्लस cb किस में लेना है, c1, अपने को कांस्टेंट जो है वो भी log के फॉर्म में लेना है। मैंने कहा कांस्टेंट जो भी आएगा आपको वो ऊपर जो दे रखा उसी फॉर्म में आपको लेना है। तो इनको एक साथ ले लीजिए दोनों को, log t1 माइनस log t2 इक्वल टू log c1। तो log t1 log m माइनस n का फॉर्मूला है, log m माइनस n क्या होता है, log m अपॉन n, है ना, ये इक्वल टू log c1। देखिए log से log कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा अपने t1 अपॉन t2 इक्वल टू c1। अब बताइए वैल्यू क्या है, t1 की वैल्यू क्या है, t1 अपन ने लेट किया था ना x माइनस वाई, तो x माइनस वाई अपॉन y माइनस जेड, ये t2 की वैल्यू इक्वल टू c1। एक सॉल्यूशन तो ये आपके आ गया, ठीक है। वैसे के वैसे आपको क्या करना है, सेकंड वाले का भी करना है, मतलब अपने को और सॉल्यूशन भी इसका करना है। जैसे इन दोनों को ले लिया मैंने, अब आप फर्स्ट और थर्ड को ले लो, ठीक है, ये अपने अपने हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं, कुछ कैंसिल करना नहीं, अपन ने पहले ही इसको सेट कर लिया इसमें। तो फर्स्ट व थर्ड पदों का समाकलन, ठीक है, फर्स्ट व थर्ड का समाकलन करेंगे। तो फर्स्ट ले लो, क्या है फर्स्ट में, देखिए वापस माइनस है, तो समाकलन का साइन लगा ही देता हूँ मैं, माइनस बाहर ले लेता हूँ, dx माइनस dy अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू, इधर क्या है, dx dy dz अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड, और 2 को चाहो तो यहाँ पे 1/2 बाहर ले सकते हैं, ठीक है। तो चाहो तो एक साइड ले लो इसको पूरे को, या 2 को इधर इंटू कर लो, या इसको इधर भेज दो, ठीक है, कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1/2 को बाहर ही रहने दो, या 2 को इधर इंटू करेंगे और इधर ले प्लस करेंगे तो क्या होगा, ये 2 इधर इंटू किया मैंने, ठीक है। तो 2 इधर इंटू कर दिया मैंने, dx माइनस dy, यहाँ पे मैं डायरेक्ट अप्लाई करूँगा, इक्वल टू dx प्लस dy प्लस dz। मैंने t मान के इधर बता ही दिया आपको, वैसे के वैसे ही समाकलन आपको इंटीग्रेशन इधर करना है। तो ये प्लस आ जाएगा इक्वल टू 0। क्या किया मैंने, इसको 2 को इधर भेजा और इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, तो ये आ गया प्लस में, ठीक है, सारे प्लस में हो गए। तो इसको मैं क्या लिखूँगा, 2 log x माइनस वाई। कैसे किया मैंने, इसको t मानेंगे, ऊपर dt अपॉन टी क्या होगा, log t होगा, है ना, इसलिए डायरेक्ट t, ये भी t2 मानोगे, और dt2 अपॉन t2, है ना, 1/x dx, तो क्या होगा उसका समाकलन क्या होगा, log x होगा। तो इसमें भी आ जाएगा log, ये डायरेक्ट है ना, ये मैंने बता दिया पूरा, इसमें भी वैसे ही होगा, लेकिन आप डायरेक्ट कर सकते हो, x प्लस वाई प्लस जेड। 0 का समाकलन क्या होता है, 0 में कभी लिमिट आ जाए तो उसका समाकलन 0 हो जाता है, बाकी 0 का होता है कांस्टेंट। तो यहाँ कांस्टेंट क्या आएगा, कांस्टेंट log की फॉर्म में दोनों, तो कांस्टेंट भी मैं क्या ले लेता हूँ, log c2, कांस्टेंट की फॉर्म में log को ले लेता हूँ, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा तो log x माइनस वाई की पावर 2, m log n, तो log m की पावर n, ठीक है।
ये समझ रहे होंगे आप, प्लस लॉग एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू लॉग C2। ठीक है, अब देखिए इधर क्या हो गया, log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू log है ना, log x माइनस वाई का होल स्क्वायर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू log C2। log से log कैंसिल हो गया, तो क्या आंसर आ गया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू C2। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन तो ये हो गया, दूसरा हो गया ये। ठीक है, इसको अगर आप चाहो तो अभिष्ट व्यापक हल में लिख दीजिए, अभिष्ट व्यापक हल में लिख दीजिए। इसको कैसे लिखेंगे, अभी पहले लिखा था वैसे ही फंक्शन में, अभिष्ट व्यापक हल। तो अभिष्ट व्यापक हल कैसे लिखोगे इसका, वही फंक्शन में एफ C1 की वैल्यू वापस हुई x माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड, कोमा लगा के ये दूसरा C2 जो आ रहा है वो व्यापक हल हो जाएगा ना, एक साथ लिख देते हैं दोनों को, x माइनस वाई का होल स्क्वायर x प्लस वाई प्लस जेड, तो इसको बड़ा ब्रैकेट कर देते हैं, ये स्मॉल अंदर आ रहा है, इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपके 0। ये क्या बन गया आपके, इसका आंसर बन गया। ठीक है, बिल्कुल आसान है, आपको बस वही ध्यान रखना है कि लांग्राज लग रही है तो P P Q Q और R के फॉर्म में है, तो उसका सॉल्यूशन क्या बनेगा आपके, मतलब सहायक समीकरण क्या बनेगी उसकी, dx अपॉन P dy अपॉन Q और dz अपॉन R। तो ये सहायक समीकरण से अपन क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन अपन प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे प्लस आ रहा है तो माइनस करके z को हटाना है, इधर x को हटाना है। ठीक है, इससे आप सोल्व कर पाओगे। ठीक है, ऐसा और ज़रूरी नहीं कि आप यही मेथड लगाओ, और भी अगर कोई मेथड लग रहा है आपके दिमाग में आ रहा है कि प्लस करने पे हो रहा है या माइनस, ऐसा ज़रूरी नहीं, इसी से सोल्व करो। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो ये पूरा। ठीक है, एक सॉल्यूशन ये, एक ये, दोनों को अपन व्यापक हल करेंगे, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे तो इनको साथ में रख देंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, सोल्व करना है इसको भी। क्या की इक्वेशन क्या दे रखी है, जेड एक्स पी प्लस वाई क्यू इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए उस फॉर्म में दिख नहीं रहा है, जेड बाहर आ रहा है इसमें, है ना, तो इसको चाहो पहले इंटू कर लो इसको, जेड एक्स पी माइनस जेड वाई क्यू इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये उसी फॉर्म में आ गया आपके, कौन सी फॉर्म में, पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर वाली फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे देखिए तुलना कर लीजिए, है ना, तो कैपिटल P की वैल्यू क्या आ गई, जेड एक्स आ गई, कैपिटल Q की वैल्यू क्या आ गई, माइनस आ रहा है तो माइनस जेड वाई आ जाएगी, और R की जो वैल्यू है, R की जो वैल्यू है क्या आ जाएगी आपके, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपके कंपेयर कर लिया, P Q R निकाल लिया, तो इसकी एक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, सहायक समीकरण शॉर्ट में लिख रहा हूँ, dx अपॉन जेड एक्स डी वाई अपॉन माइनस जेड वाई और डी जेड अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपको देखो सारा चीज़ देखना है यहाँ पे, पहले देख लो, पहले और दूसरे से हो रहा है, जेड कैंसिल हो रहा है और एक्स और वाई तो आ रहा है, मतलब आसानी से हो रहा है, तो फर्स्ट व सेकेंड से, फर्स्ट व सेकेंड पदों का समाकलन। ठीक है, सारे लिख दिया, फर्स्ट सेकेंड ले रहे हैं और उसका भी क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं अपन डेल एक्स अपॉन जेड एक्स इक्वल टू डेल डी वाई अपॉन, कि देखो आंशिक अवकल समीकरण चल रही है तो बार बार डी को भी डेल एक्स बोला जा रहा है, माइनस जेड वाई, जेड से जेड क्या हो जाएगा आपके, कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू
डी वाई अपॉन माइनस वाई। तो डायरेक्ट समाकलन कर लीजिए इसका, बस क्या होगा इधर log x इक्वल टू माइनस है तो माइनस log y प्लस log की फॉर्म में, तो कॉन्स्टेंट भी किस फॉर्म में आ जाएगा, log की फॉर्म में आ जाएगा। इसको भी इस तरफ ले लो तो log x प्लस log y इक्वल टू log c1 है ना। c1 c2 इसलिए लेते हैं कि दो बार इसका अपन समाकलन करते हैं, तो पहला कांस्टेंट को c1 दूसरे कांस्टेंट को c2 से लिख देते हैं। यहाँ पे देखो कुछ सोल्व हो रहा है क्या, log m प्लस log n, log m इंटू n, log m इंटू n इक्वल टू log c1। log से log कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा एक्स वाई इक्वल टू c1। एक सॉल्यूशन तो आपको ये प्राप्त हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब दूसरा आपको प्राप्त करना है, दूसरा प्राप्त करना है तो दूसरे के लिए देखो ये और ये साथ में लेने से कुछ बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, क्योंकि इसमें देखो y भी आ रहा है और इधर dx और dz ही रह रहा है और y आ रहा है, तो ये सोल्व नहीं हो पाएगा। इसको और इसको देखो तो भी देखो y आ रहा है, मतलब z आ रहा है, इसमें x आ रहा है और इसमें देखो dy और dz है, x तो है नहीं, तो ये भी सोल्व नहीं हो पाएगा। और प्लस करो तो भी कुछ बन रहा है क्या, देखो अब अपने को, अब अपना देखो अगर ऐसी कोई कंडीशन बन रही हो तो उसमें कोशिश करें कि अपॉन में सबको प्लस करने पे क्या बन जाए, आपके जीरो बन जाए, ठीक है। देखो अब के क्या करें अपन इसमें कि ये पूरा जीरो हो जाए, तो इसको अगर मैं x से गुणा कर दूँ तो x स्क्वायर हो जाए, इसको y से करो तो y स्क्वायर हो जाएगा, इसको z से करो तो z z आ रहा है z भी हो जाएगा, और ये प्लस ये प्लस ये माइनस और ये माइनस ये प्लस, तो ये सारे कैंसिल भी हो जाएगा, देखो जीरो बन जाएगा इसमें, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं अपन, ए ई मतलब सहायक समीकरण में, ठीक है, यह लिख देता हूँ सहायक समीकरण में क्या कर रहे हैं, x y व z से क्या कर रहे हैं, z से z का गुणांकों के रूप में ना, लिखना चाहो लिख दो, गुणांकों के रूप में, ठीक है, गुणांकों के रूप में। तो गुणांकों के रूप में तो इंटू कर दीजिए इसको, है ना। देखिए dx, तो यहाँ पे मैं किससे इंटू कर रहा हूँ, x से, अपॉन z एक्स स्क्वायर, ठीक है, सबको प्लस ही कर देता हूँ साथ में, y dy माइनस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड डी जेड प्लस जेड वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड, ठीक है, ये बन रहा है। जब आपके पूरी टर्म ऐसी बन जाए, है ना, तो इक्वल टू में आपको ज़ीरो लेके सोल्व करेंगे इसको। देखो अभी पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, एक्स डी एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसमें अपॉन में ज़ीरो बनाना होता है, प्लस वाई डी जेड प्लस जेड डी जेड अपॉन जेड एक्स स्क्वायर, ये जेड एक्स स्क्वायर कैंसिल, जेड वाई स्क्वायर, पूरा क्या आ गया आपके ज़ीरो आ गया। सर ये तो अपॉन में ज़ीरो आ गया, तो ये तो इन्फिनिटी बन जाएगा, नहीं यहाँ इन्फिनिटी नहीं बनेगा, यहाँ पे अपन इसको, तो ये क्या है भिन्न रूप में है, तो अपन इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई है यहाँ पे, है ना, वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब इसका क्या करें, समाकलन करने पर, है ना, दोनों पक्षों में बोथ दी साइड, है ना, टेक इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों साइड में, समाकलन कर देते हैं, एक्स डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इसका क्या होगा, x का अलग अलग समाकलन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वाई स्क्वायर बाई टू जेड स्क्वायर बाई टू इक्वल टू सी टू। मैंने कहा ना जब यहाँ पे लिमिट ना हो तो इसको आप
कांस्टेंट आएगा, और इसी फॉर्म में लेंगे तो आसान रहेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू C2। सर हम ऐसा नहीं ले C2/2 तो क्या फ़र्क पड़ेगा आंसर पे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। 2 यहाँ पे एलसीएम ले लोगे, 2 इधर 2C2 आ जाएगा, नया कांस्टेंट नाम नया कांस्टेंट दे देंगे, के दे देंगे उसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, आंसर सेम वही आएगा जो आना है। ठीक है, तो इससे अपन आसान रहता है कि सोल्व करने में। जैसे लोग था तो लोग ले लिया, अपॉन में 2 आ रहा था तो सब में, तो यहाँ पे भी 2 ले लिया तो इक्वेशन डायरेक्ट हो जाती। बाकी अगर आप C2 ही लेना चाहो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या C1 ही लेना चाहो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग को आप जैसे ही इधर भेजोगे तो e⁻C1, तो e⁻C1 भी क्या है, कांस्टेंट है, नया कांस्टेंट है। तो नया कांस्टेंट में आपको क्या करना पड़ेगा, वापस उसको K1 या कोई नया कांस्टेंट ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहो जैसे इसमें ये C1 हो गया, अगर आप डायरेक्ट ही उसी फॉर्म में ले लोगे तो सोल्व करने में आसानी रहेगी। तो ये दोनों सॉल्यूशन हो गए, पहला और ये दूसरा। इससे अपन क्या जनरल सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, व्यापक हल, है ना, व्यापक हल को बोलते हैं इंग्लिश में जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या हो रहा है, जनरल सॉल्यूशन क्या है, एफ पहला क्या है, एक्स वाई कोमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हैं आपके वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है ये, पहला सॉल्यूशन तो आसानी से निकल रहा है, दूसरा सॉल्यूशन निकालने में आपको दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो दूसरा सॉल्यूशन निकाल अगर आपने कर रखा है एक बार, आपको पता कैसे चलेगा कि सर ये ऐसे करना है या नहीं, आपको एक बार करना पड़ेगा इसको, है ना, इसको एक बार कर लोगे फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कोशिश करें 99% जो आपके क्वेश्चन, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं वो उसमें क्या होता है कि अपॉन में 0 ही बनता है। आप हर एक क्वेश्चन में एक बार जरूर सोचे पहले कि कहीं 0 तो नहीं बन रहा है किसी से। और देखो यहाँ पे कोई और से इंटू तो करेंगे नहीं, क्योंकि अगर इंटू कर दिया तो फिर ये समाकलन होगा नहीं, तो इसको x से, इसको y से, इसको z से, इसलिए मैंने ये दिमाग लगाया और यहाँ पे देखा मैंने तो ये आराम से कैंसिल हो रहा था। ठीक है, तो ये आपके इसका जनरल सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा।